हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जैन एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ लॉ ऑफ डिमांड के एमसीक्यूज। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में मांग के नियम और पूर्ति का नियम समझा था, तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपके जो है एमसीक्यूज लेकर आई हूँ ताकि आपके जो लेसन है वो क्लियर हो जाए और एमसीक्यूज जो आपके सामने आए तो आप अच्छे से कर सके। सो स्टूडेंट, ये जो है जो आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। तो आप अगर न्यू है व्यूवर्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें स्टूडेंट, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके हमारी इस क्लास के साथ और बेनिफिट ले सके हमारी इस क्लास का। तो स्टूडेंट, हमने जो लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, फुल डिस्कशन किया था, तो उसी से रिलेटेड मैंने आज ये जो है एमसीक्यूज़ बनाए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, मांग वक्र प्रदर्शित करता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, उत्पादन लागत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को, यानी कि जो उत्पादन वस्तु का जो उत्पादन लागत है और वस्तु की जो मांग है, डिमांड है, उसके इन्वर्स रिलेशन को बताता है। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंधों को बताता है, या फिर वो ये बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के प्रत्यक्ष संबंध को बताता है, या फिर वो कीमत और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप को बताता है, या फिर मांग की मात्रा में परिवर्तन के विपरीत संबंध को बताता है, या वो ये बताता है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड में जो विपरीत परिवर्तन होता है उस संबंध को बताता है। तो स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंधों को मांग वक्र बताता है, क्योंकि जब वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा होती है तो डिमांड कम हो जाती है, और वस्तु की कीमत जब कम होती है तो डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप को ये बताता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक व्यक्तिगत मांग वक्र आधारित होता है निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सिर्फ एक जो मेन फैक्टर्स है कीमत, उसके बारे में ही लॉ ऑफ डिमांड में और लॉ ऑफ सप्लाई में बात की गई है। बाकी जो फैक्टर्स हैं उन सबको क्या है, स्थिर मान लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखे हैं, उन्होंने पूछा है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं। तो कौन सा वो तत्व है जो कि वेरिएबल है, जो अस्थिर रहता है, यानी कि उसी की मेन फैक्टर की बात की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन में है उपभोक्ता की आय पर, संबंधित वस्तुओं की कीमत पर, या वस्तु की कीमत पर, या उपभोक्ता की रुचि पर। तो यहाँ पर जो तीन, उपभोक्ता की आय पर, संबंधित वस्तुओं की कीमत पर और उपभोक्ता की रुचि पर, ये जो तत्व है ये लॉ ऑफ डिमांड में स्थिर यानी कि कांस्टेंट माने गए हैं। तो वस्तु की कीमत जो है वो ही मेन फैक्टर माना गया है, जो कि कांस्टेंट नहीं है, और हर लॉ ऑफ डिमांड को इसी से ही व्यक्त किया गया है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। एक संकेतात्मक विवरण, एक वर्णात्मक विवरण, या चयनात्मक विवरण, या गुणात्मक विवरण। तो स्टूडेंट, मैंने आपको समझाया ही था कि मांग का नियम में क्या रिलेशनशिप होता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो इसमें जो इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि विपरीत संबंध ही इसको गुणात्मक संबंध बताता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, विपरीत संबंध हो रहा है। जब प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी घट रही है। तो इन दोनों के बीच में जो विपरीत संबंध होने के कारण ये जो है इसका सही ऑप्शन डी है, एक गुणात्मक विवरण है। चलिए स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य मांग वक्र की ढाल होती है। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट आपको लास्ट वीडियो में अभी तक कर्व नहीं बताया है कि लॉ ऑफ डिमांड का कर्व क्या होता है और लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व क्या होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ और आपको समझाने वाली हूँ। फिर भी देखिए, विपरीत संबंध होने के कारण जो लॉ ऑफ डिमांड में जो वक्र ढाल होती है, यानी कि हमारा जो कर्व होता है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि
जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वस्तु की, वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है घटती जाती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इसका सही है। ऋणात्मक जो स्लोप होता है हमारा मांग वक्र का, वो डाउनवर्ड होता है। तो ऋणात्मक उसकी मांग वक्र की ढाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग बताता है। सो स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो में आपको इस शब्द यानी कि ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है और इसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग कुछ भी नहीं है। सिर्फ लैटिन भाषा में इस शब्द का जो अर्थ है, इस वर्ड का जो अर्थ है वो ये है कि अन्य बातें स्थिर हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है। वो इसलिए स्टूडेंट क्योंकि जितने भी फैक्टर्स है, जो अदर फैक्टर है, उसको लॉ ऑफ डिमांड में स्थिर यानी कि कांस्टेंट मान लिया गया है। तो कांस्टेंट मानने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जब भी आप यानी कि इकोनॉमिक्स में, आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर आप ये समझ जाना कि एक फैक्टर को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स को स्थिर मान लिया गया है या इग्नोर कर दिया गया है उसमें। तो चलिए स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि अन्य बातें स्थिर हैं, सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग बताता है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का नियम बताता है। तो ये स्टूडेंट वही है क्वेश्चन कि मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है। जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। जब आय बढ़ती है तो क्या मांग घटती है, गलत। जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, यस। और जब मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब कीमत घटती है यानी कि जब प्राइस घटता है तो हमारा डिमांड उस वस्तु के प्रति बढ़ जाता है। इसके विपरीत जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही होता है मांग का नियम। आई होप स्टूडेंट ये सारे जो एमसीक्यूज आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए स्टूडेंट, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं और अच्छे यानी कि मैं एंकरेज हो सकूं कि मैं और अच्छे से वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो कि आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। मैं कोशिश करती हूं कि मैं इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट करूं। तो मैं पहला मेरा जो मेन मोटो है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ही एक्सप्लेन करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। कि डिमांड को जो निर्धारित करता है वो तत्व कौन सा नहीं है। तो व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत, या वस्तु की लागत, या संपत्ति। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट, वस्तु की लागत जो है मांग को निर्धारित नहीं करती है। यानी कि हमारी जो डिमांड है वो उस वस्तु की लागत को देखकर, यानी कि उसकी जो लागत है उसको देखकर निर्धारित नहीं होती है। बाकी सारे फैक्टर्स को देखकर हमारी डिमांड घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो वस्तु की लागत होती है वो सप्लाई साइड से होती है, ये जो प्रोड्यूसर की साइड से होती है, क्योंकि वो वस्तु की लागत पर काम करता है। तो व्यक्ति की आय, वस्तु की कीमत और संपत्ति, इन सब को मांग का निर्धारित करने वाला तत्व माना गया है, लेकिन मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है वस्तु की लागत। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे एमसीक्यूज़ समझ में आ गए होंगे। मैंने इतने ही एमसीक्यूज़ बनाए हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी मांग वक्र का यानी कि डिमांड कर्व समझाऊँ आपको। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेकर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और बेल आइकन को भी प्रेस करिए स्टूडेंट, क्योंकि उससे क्या है, मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाते हैं, और जिससे जितने भी मैं वीडियो डालती हूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं और आप उसको देखकर बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं। थैंक यू।